तो आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। वर्णमाला पार्ट 4 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की कक्षा में बस इतना हम समझेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, और वर्णों का उच्चारण स्थल से संबंधित क्वेश्चन आपको पता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पूछा ये गया है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, इस बात को हमें याद रखना है। और ये मान के चले यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा। हमारे साथ आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। और पहला एक तरीका होगा, ये मान के चले एक ट्रिक जैसा है ये, और हमने लिखा है अकु। ये बात याद रखें, और इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ जितने वर्ण मैं शामिल करने वाला हूँ उनका उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये एक फार्मूला है, ये एक ट्रिक है, और इसके माध्यम से हम ये मान के चलें कि हम ये याद कर सकते हैं कि इससे संबंधित जितने भी अक्षर इसके सामने रहेंगे उसका उच्चारण स्थल क्या माना जाएगा, कंठ। तो मैं इस अभिप्राय को आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख देना चाहता हूँ जिसे आप आराम से समझ पाएँ। कंठ यानी कंठ से क्या बोला जाएगा, अकु। इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल क्या होगा, कंठ होगा। समझिएगा, जैसे छोटा लिखा है तो आपको एक बात बता दूं कि जहाँ छोटा होगा हिंदी वर्णमाला में, आप चाहे संधि विच्छेद पढ़ेंगे, व्याकरण कभी भी पढ़ रहे होंगे, तो जहाँ छोटा है वहाँ बड़ा आ को भी आने की आज़ादी है, जहाँ छोटी ही है वहाँ बड़ी को भी आने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस बात को याद रखें। तो छोटा है तो साथ साथ बड़ा भी होगा, ये बात याद रखिएगा। ये ट्रिक है, इससे आप आराम से केवल समझ सकते हैं, उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं बस। तो छोटा बड़ा, और देखिए यहाँ का लिखा है तो का और हा ये इतना लिखा है। तो इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस ट्रिक में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका वर्ग बनता है, बस इतना ध्यान देना है। तो जरा बताना, ये जो ट्रिक है इसमें किसका वर्ग बनता है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग पिछली कक्षा में पढ़ करके आ रहे हैं हम लोग, तो किसका वर्ग बनता है इसमें, केवल का। तो उस वर्ग का सभी अक्षर, सारे अक्षर लिख दिए जाएंगे। जैसे अब यहाँ आप लिख सकते हैं का वर्ग का सारा अक्षर, खा गा घा, ये लिख सकते हैं। और एक क्या है, हा। और मैं इस 5वें अक्षर को पीछे इसलिए लिख रहा हूँ अंगा को, क्योंकि ये नासिक की भी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। मैं चाहता तो इस अंगा को यही लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको बाद में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह नासिक की भी है। तो वह विकल्प सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा जहाँ पर कंठ और नासिक के दोनों लिखा रहेगा। इस बात को ज़रा समझ लें आप। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अंगा का उच्चारण स्थल है, ऐसे पूछा जाए अंगा का उच्चारण स्थल क्या होगा या कौन से है, तो विकल्प नंबर 1 लिखा हो कंठ, विकल्प नंबर 2 लिखा हो कंठ प्लस नासिक, ऐसे करके आया हो, तो आप किसे टिक करेंगे। है तो ये कंठ भी और है तो ये नासिक की भी, इसका मतलब ये विकल्प कुछ ज़्यादा सही है ना। तो जो ज़्यादा सही है हम उसे टिक करेंगे। इस वजह से मैंने इसे कहाँ लिखा, पीछे लिखा। इस बात को ध्यान देना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रत्येक वर्ग का जो भी, अगर कोई इस ट्रिक में कोई अक्षर ऐसा मिले जिसका वर्ग बनता है, तो उस वर्ग का सारे अक्षरों को लिखना पड़ेगा। ये मान के चलें कि ये सारे के सारे अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ। इसमें एक विशेष बात, ये जो पीछे छूट रहा है इसमें ये ध्यान देना, ये नासिक की भी है, बस इतना ध्यान देना, नासिक की भी है, अर्थात कंठ भी है और नासिक की भी है। ये बात क्लियर हो गई। ये बार बार नहीं करना है, एक बार आप समझ लें, हर वर्ग के साथ ऐसा होने वाला है। दूसरा देखिएगा, इचु लिखा है, एस लिखा है, इचु एस, और ये कहाँ से बोला जाएगा, तो इसका मसला होगा तालु। तालु लिख करके आए या फिर तालब्य लिख करके आए, तो बात वही है। ये बात ध्यान देना, तालु तालब्य मसला वही है। तो ई चुयस करके आ गया, तो इसमें ध्यान देना, छोटी ही है ना, तो अभी उपरोक्त व्याख्यान के अनुसार ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि अभी जो ऊपर हमने बात की कि छोटा है तो बड़ा आ सकता है, तो इसका मतलब छोटी है तो बड़ी आ सकती है। इस बात को ध्यान देना। तो छोटी के साथ क्या आ जाएगी, बड़ी। और जरा बताना इसमें दिए गए इस फार्मूले में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका वर्ग बनता है। तो आप बताओगे सर चा का वर्ग बनता है, तो चा वर्ग के सारे अक्षर लिख लेना हम लोग। तो चा वर्ग के सारे अक्षर लिखेंगे, चा, छा, जा,
झा, परंतु मैं क्या नहीं लिखूंगा, इया। वो इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि वह नासिक की भी है, इसलिए मैंने इसे दूर लिख दिया। और अब इसे इसके आगे मैं नासिक भी लिख दे रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा, ये सबके साथ करूंगा मैं। तो अंगा के साथ नासिक, इया के साथ नासिक, इया तालव्य है और नासिक की भी है, ये बात ध्यान देना है आपको। बस बचा यहाँ कौन सा है, या बचा है, और कौन सा अक्षर बचा है, सा। इस फार्मूले के अनुसार हम आराम से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थल याद कर पाएंगे, इसलिए इस फार्मूले को मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको आसानी हो। अन्यथा आप एक एक वर्ण याद करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे बार बार वो वर्ण छूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और गलती हो जाती है एग्जाम में। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये बात मान के चलें। तो ये क्लियर हो गया। अगली बात देखिए, रिष्टुरसा, रिष्टुरसा ये याद रखेंगे। और ये है मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा, ये वो वर्ण इसमें शामिल होंगे जिसमें जरा ध्यान देना, री आ गया। अब कोई बड़ी री तो लिखना नहीं हमें, री आ गया। और एक आपका ये खटकोण वाला सा, जिसे आप षष्ठी सा या खष्ठी सा करके पढ़ते हैं, री हो गया, सा हो गया। किसका वर्ग बनता है जरा ये बताना हमें। तो आप ये बता पाएंगे सर, टा का वर्ग बनता है, तो टा वर्ग का सारा अक्षर लिखेंगे, टा, ठा, डा और एक ये ढा। अब तो क्लियर है। एक बचा हुआ कौन सा, ये ऊपर रा, तो रा को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। रा भी कैसा है, मूर्धन्य है, क्लियर है। छोड़ा किसे हमने, अड़ा को, तो अड़ा को मैंने वहां लिख दिया। वो किस लिए लिखा है ये आपको अब भली बात पता चल चुका है ये बात, क्योंकि यह मामला नासिक के पास जाएगा, इसलिए मैं इसे पीछे लिख रहा हूं। और बार बार ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिक के होता है। साथ साथ यह भी याद रखें कि वो किस क्रम में है, कहाँ से बोला जाता है। अड़ा मूर्धन्य के साथ साथ नासिक की भी है, अतः वह विकल्प ज़्यादा मजबूत होगा जिसमें मूर्धन्य के साथ साथ नासिक के लिखा गया होगा। इस बात को ध्यान दें आप। बस आगे चलें। अब आ गया लिश्रित, ये याद रखिएगा। और ये पहुंचेगा किसके पास, दंत के पास। यानी ये उच्चारण कहाँ से होता है, दंत मूल के वर्ण हैं, ये दांत से बोले जाते हैं, ये इतना समझें। अच्छा एक बात समझना, ऐसा मैं कतई भी नहीं कह रहा हूँ कि ये वर्ण केवल दांत से बोले जाते हैं, ऐसा मैं कभी भी ये कसम खा के नहीं कह रहा हूँ कि वो तालु से ही बोले जाते हैं। इसका सीधा अभिप्राय है कि इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो सबसे ज़्यादा माध्यम कौन बनता है। जैसे अगर आप ई का उच्चारण करेंगे तो सबसे बड़ा माध्यम तालु बनेगा, अगर आप आ का उच्चारण करेंगे तो सबसे बड़ा माध्यम कंठ बनेगा। ये बात आप समझ के चलें कि सबसे बड़ा माध्यम कौन है, तो कंठ है। क्योंकि ये क्लियर है कि जैसे जैसे वर्णों को बोला जाएगा तो सबसे बड़ा माध्यम जो उसी के अनुसार इनको अलग अलग जगह बैठा दिया जा रहा है। बस अब इसमें समझें, ला लिखेंगे, ला का तो कोई वर्ग बनता नहीं है, कि बनता है, नहीं बनता है। फिर सा है, सा का क्या कोई वर्ग बनता है, नहीं, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन ता का वर्ग बनता है, तो ता, था, दा, धा, और ना कहाँ लिखूंगा, यहाँ एकदम पीछे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार ये बात हम लोग करते चले आ रहे हैं कि ये नासिक के साथ साथ दंत है और दंत के साथ साथ नासिक के है। ये मसला क्लियर है। और अब अगला देखेंगे, उप, उप याद रख लें बस। और ये होता है होंठ से या ओष्ठ लिख लें, ओष्ठ से या होंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, जो होंठ से उच्चारित किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सहारा होंठ का लिया जाता है, उस पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। इसमें ध्यान देना, छोटा ऊ का तो वर्ग नहीं बनेगा, लेकिन एक फायदा इसके साथ है कि छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ भी आएगा। ये मामला थोड़ा सा है, इसे याद रखिएगा। तो छोटा ऊ के साथ क्या आएगा, बड़ा ऊ। पा का वर्ग बनता है भैया, ये क्लियर है, पा, फा, बा, भा। माँ कहाँ लिखेंगे, पीछे। वो इसलिए क्योंकि माँ नासिक के है, ये बात याद देना। तो नासिक के माँ का सबसे अच्छा जवाब क्या होगा, ओंठ के साथ साथ नासिक के बता दिया जाए, पा, फा, बा, भा, माँ। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आपके सामने उल्लिखित है, ये सब नासिक के हैं। तो आप जरा ध्यान दें कि आपने काफ़ी वर्णों को सीख लिया कि ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, काफ़ी वर्ण आप जान पाए हैं कि ये वर्ण कहाँ से बोले जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई है।
तो मैं ये मान के चलूँ कि आप इसे नोट कर पाएंगे, तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब देखिएगा कि जो वर्ण छूट गए हैं, अभी भी क्या सारे वर्णों का उच्चारण स्थल हम लोगों ने जाना है? नहीं जान पाए, क्योंकि अभी तो उस फार्मूले से जितना हम चल पाए हम लोग चले हैं। बहरहाल अभी भी काफ़ी अक्षर हैं, मैं उन वर्णों की भी चर्चा करना चाहता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। और अब कौन कौन से वर्ण छूटे हैं उस पर भी चर्चा हो जाए। संयुक्त स्वर छूटे हैं, संयुक्त व्यंजन छूटे हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन छूटे हैं, और आपका अयोग वाह छूटा है। ये बात क्लियर हो गई। संयुक्त स्वर छूटे हैं, संयुक्त व्यंजन छूटे हैं, और कौन सा छूटा है? अयोग वाह छूट गया है। तो ध्यान दें, संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है? ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, और कौन आएगा? औ आएगा। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं? छा आता है, त्रा आता है, स्रा आता है, और कौन आता है? ज्ञा। अयोग वाह में आपको पता है एक अंक है और एक आहा, ये छूटा है। ठीक, क्लियर बात है। तो ये मान के चलें कि आप इस चीज़ को भली बात समझ पा रहे हैं। और एक वर्ण और छूटा है, और मैं उसको अलग से लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि हम लोग इसके बारे में जाने ना। वाह छूटा है, और इसको पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ। वाह जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसे दंतोष्ठ बताइएगा, अर्थात दांत और होंठ दोनों इसमें शामिल हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वाह को दंतोष्ठ बताइएगा, और इसमें दांत और होंठ दोनों इसके उच्चारण में शामिल हैं। ये जब भी कभी पूछा जाए तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से आप दीजिएगा। बाकी सारे वर्ण इसमें शामिल किए जा चुके हैं। अब जरा ध्यान देना, इनका उच्चारण स्थल याद करना बिल्कुल आसान है, केवल बस ये समझ पाएँ। इसके साथ साथ कुछ और भी सीख पाएंगे हम। एक किससे मिलकर के बना हुआ है, ये संधि में भी काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। आ और ई से, आई किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा आ और ए से। जैसे आप जब संधि पढ़ेंगे तो ये मामला पहुंचेगा आपको, जब हम वृद्धि संधि पढ़ा रहे होंगे वहाँ मिलेगा। तो एक फार्मूला आपके साथ सेट होगा, इस बात को आप जाने रखें। आ ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ए। आ और ए मिलकर के क्या बना देते हैं? आई बना देते हैं। और यहाँ देखिएगा, आ और ऊ मिलकर के क्या बना देंगे? ओ। और ये बनाते हैं आ और ओ मिलकर के क्या बना देंगे? औ बना देंगे। ये बात क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, ये मैंने इसलिए ऐसा किया है कि जिससे अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो फार्मूला पीछे सेट है, अगर आप उसको भली भांति याद कर चुके हैं और समझ चुके हैं तो बस उसके आधार पर ये काम चल जाएगा आप, क्योंकि हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान देना, आ कहाँ से बोला जाता बताया जा चुका है, ई कहाँ से बोला जाता बताया जा चुका है ना क्लियर बात। आ कहाँ से बोलते हैं आप? कंठ से। और ई कहाँ से बोलते हैं आप? तालु से। कंठ प्लस तालु, इसका मतलब ए कहाँ से बोला जाएगा? कंठ और तालु से। सिंपल सी बात है। ए कहाँ से बोलेंगे आप? कंठ और तालु से, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बना है, तो इसका उच्चारण स्थल भी दो जगह जाना चाहिए ना, यही मसला है बस। तो कंठ और तालु से बोला जाएगा ए। अब जरा ध्यान देना, अगर छोटा भाई कंठ और तालु से बोला जा रहा है तो बड़ा भाई के बारे में बहुत जगह चर्चा करने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। इसका मतलब वो भी कंठ और तालु से ही बोले जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटका लिख सकते हैं तो बड़का भी लिख सकते हैं, छोटा लिखेंगे तो बड़ा भी शामिल कर सकते हैं, छोटी लिखेंगे तो बड़ी भी शामिल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना। तो इसका मतलब ए वहाँ से बोला गया तो यह भी कंठ और तालु से बोला जाएगा। यहाँ देखिए, आ कहाँ से बोलते हैं आप? कंठ से। और ऊ कहाँ से बोलते हैं आप? ओष्ठ से। यही तो है, कंठ प्लस ओष्ठ। ये बात ध्यान दीजिए। तो कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा क्या? ओ। तो जब छोटा भाई यहाँ से है तो बड़ा भाई कहाँ से? वो भी यहीं से। तो कंठ प्लस ओष्ठ से। ये मामला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे तो याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसे याद कर चुके हैं। केवल बस उस प्रक्रिया को हो सकता है नहीं ध्यान दे रहे थे या नहीं जान रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप ये बता पाएंगे आराम से, आसानी से। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये किससे मिलकर के बना है? पुनः मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि आपको बताया भी जा चुका है। ये त्रा किससे बना है? इस तरीके से, ता और रा से। और सरा किससे बना है? आधा सा और रा से। ज्ञा किससे बना है? आधा जा और इया से। ये चीज़ अब आपको करना क्या है? कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, बस इतना ध्यान देना है।
का कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, यहाँ कंठ लिख दीजिए। और खष्टी सा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, यानी मूर्धन्य है तो यहाँ कंठ प्लस मूर्धा लिख दीजिए। ये जो मैं बता पा रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ, ये मैं पीछे वाली बात से ही तो बता रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पीछे वाला हिस्सा याद है, तो इसलिए मैं इसको आराम से देखिए कर पा रहा हूँ। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पीछे वाला हिस्सा याद रहेगा, तो आप आराम से इस बात को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ता और रा में देखिएगा, ता कहाँ से बोला जाता है? दंत से, और रा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा है। ये क्लियर है, दंत प्लस मूर्धन्य हो गया। ये सरा कहाँ से बोला जाता है? ये तालु हो गया, सा, इचु यसा, वहीं तो लिखा था, ये तालु है। और रा कहाँ से बोला जाएगा? तो रा मूर्धन्य है, यानी मूर्धा है। और अब देखिएगा जा कहाँ से बोला जाता है? तो चा छ ज, ये उसी तालु का ही तो ट्रिक था, तालु का ही तो फार्मूला था, तो ये भी यहाँ भी आप तालु लिख सकते हैं। और इया भी तालु से बोला जाता है। बस इतना ध्यान देना, ज्ञा में अगर नासिक के जोड़ करके आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। ज्ञा इसमें नाक का सहारा लिया जाता है, तो तालु प्लस नासिक के भी सही मान लिया जाएगा, कुछ विशेष करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बाकी देखिएगा, और अंक और आह की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा इनका उच्चारण स्थल क्या माना जाएगा? कंठ। बस अंक है तो इसमें भी नाक का सहारा लिया जाता है, तो कभी कभार ये नासिक के भी कहलाते हैं, लेकिन हर जगह ये नासिक के नहीं होते हैं, इस बात को हम बता भी चुके हैं। जैसे जब आप कहेंगे कंचन, तो कंचन में ना का सहारा, ना का उच्चारण किया जा रहा है, ना वर्ण का, ताथा दधन ना, अतः यह नासिक है। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा आँख, और जैसे ही मैं लिखूँ सांप, तो पक्की बात है यहाँ पर ना वर्ण का उच्चारण नहीं मिल रहा है, अतः यह नासिक नहीं माना जाएगा। अर्थात ये मान के चलें कि हर अनुस्वार नासिक के नहीं होता है। अनुस्वार तब नासिक के माना जाएगा जब उसका उच्चारण ना के रूप में मिलेगा। ये बात क्लियर है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उच्चारण स्थल अब आप वर्णों की भली भांति बता पाएंगे, और सारे वर्णों का उच्चारण स्थल हमने चर्चा में शामिल किया इस वीडियो में। और मैं ये उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मान के चलूँ कि आप इसे समझ पाए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक हमसे जुड़े रहने के लिए। और मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।